देखिए, आज का जो सेशन है ये फर्स्ट सेशन है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, हाउ टू वर्क फॉर इंटरव्यू, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देखिए, किसी भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। मेहनत तो हर कोई करता है। एवरीवन इज समवेयर लाइक मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एम। लेकिन इस प्रोसेस में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बार डायलेमा होते हैं। और कैंडिडेट हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हमने ये किया है, हमने वीडियो देखा है, हमने यहाँ से प्रिपेयर किया है, इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बार जब भी कैंडिडेट को आउटपुट अच्छा नहीं मिलता है, तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम होता है, वह इनपुट का प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमें देखना होगा कि हम क्या इनपुट देंगे तो हमें किस तरीके से आउटपुट अच्छा मिल सकता है। और मुझे लगता है कि हर आउटपुट अच्छा जो मिलता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अच्छा इनपुट होता है। जैसे देखिए, हमारे पास अभी कल परसों में रिजल्ट आया। कल परसों मतलब करीब 5-6 दिन हो गए। दिल्ली में जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा था यूपीएससी के द्वारा, तो उसमें करियर क्वेस्ट के 27 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। पहले 24 हमें ये हुए थे कंफर्म, लेकिन बाद में और 3 कंफर्मेशन हो गया। तो अब 27 लोगों का सिलेक्शन है। तो अगर हम इन 27 को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखते हैं, तो या कभी भी मतलब जैसे करियर क्वेस्ट में अभी तक 3,000 लोगों का अलग अलग एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। वो सिविल सर्विसेज से लेकर टीचर्स तक और बैंक से लेकर प्रिंसिपल तक, हर जगह पर हम देखते हैं। तो उसमें एक एक बात बहुत ही क्लियर समझ में आ जाती है कि जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की, जिन लोगों ने क्लास या उससे रिलेटेड जो भी हमने स्ट्रैटेजीज डिसाइड की, उसके ऊपर सही तरीके से उन्होंने काम किया, तो उन्हें रिजल्ट मिल गया है या उन्हें रिजल्ट मिलता है। तो इसी स्ट्रैटेजी को आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक एक करके करेंगे। देर आर 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस है आपके प्रिपरेशन की। एक पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू से हम कहेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू को सही तरीके से अगर देखा जाए तो ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इसका मतलब इंटरव्यू बोर्ड इज लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट विच यू आर अप्लाइंग। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी वो पर्सनैलिटी जज कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ इंटरव्यू बोर्ड? इंटरव्यू बोर्ड का काम क्या है? इंटरव्यू बोर्ड का काम है कि आपकी पर्सनैलिटी जज करना इन 10, 15, 20 मिनट्स। आपका काम क्या है? आपका काम है कि प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर सो दैट देयर चेकिंग विल बिकम इजी। देखिए, हमने जब 10th का एग्जाम दिया था या बोर्ड्स के एग्जाम दिए थे, उसमें हमारे टीचर्स ने सभी के कहा था कि हैंड राइटिंग अच्छा करो, अच्छा लिखो, ताकि उस एग्जाम में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो अभी अगर आप देखेंगे कि एट प्रेजेंट अगर आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया, यू विल गेट मोर मार्क्स एंड यू आर इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। तो बेसिकली देखिए कि आपके हाथ में है कि अपना परफॉर्मेंस बेटर करना है, अपने आप को सही तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करना है, ये आपके हाथ में है। और इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में है कि आपको चेक करना है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि 10-15 मिनट्स में क्या पर्सनैलिटी चेक हो सकती है? बेसिकली देखिए, आपके सामने जो इंटरव्यू बोर्ड है, ये इस बात के लिए बहुत ही तैयार है। दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग दैट थिंग। जैसे एक मैकेनिक गाड़ी को चेक करके तुरंत बता सकता है, उसी तरीके से इंटरव्यू बोर्ड ये पता कर सकता है 10, 15, 20 मिनट में कि आर यू सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। और उन्हें क्या करना है, उनके हाथ में अगर 100 कैंडिडेट्स है, सपोज दे आर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ 100 कैंडिडेट्स, तो 100 में से उन्हें कुछ कैंडिडेट्स को लेना है और कुछ कैंडिडेट्स को मना करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि आउट ऑफ 100 उन्हें 33-35 कैंडिडेट्स को लेना है, अराउंड 30% कैंडिडेट को लेना है, और बाकी के जो 70% कैंडिडेट है, दे आर नॉट गोइंग अहेड और उन्हें उस प्रोसेस में बाहर जाना होता है। सो बेसिकली हम ये देखते हैं आज की क्लास में कि जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, और जो लोग इस प्रोसेस से बाहर जा रहे हैं, वो लोग क्या ऐसा कर रहे हैं कि जिनका नंबर नहीं आ रहा है। सो बेसिकली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। इसलिए
क्योंकि बहुत बार कोई मिस्टेक कैंडिडेट कर रहा होता है प्रिपरेशन में, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि ये मिस्टेक है। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं, जैसे हमारे एक कल प्रिंसिपल के जो कैंडिडेट है, उन्होंने गूगल पर फीडबैक लिखा है। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पास टैलेंट होता है, उसके पास एक एबिलिटी होती है, लेकिन अगर उसे कोई गाइड करने वाला होगा, अगर उसे कोई चैनलाइज करने वाला होगा, तो उस एबिलिटी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है या कैंडिडेट कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि यही मुझे क्लास में आकर मिला कि एबिलिटी होती है, कुछ वहां पर क्वालिटीज होती है, लेकिन उसका रास्ता दिखना चाहिए, वे पता चलना चाहिए और उसे चैनलाइज होना चाहिए। तो एनर्जी भी मिलनी चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए और गाइडेंस भी होना चाहिए। तो आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, अगर जैसे कि विराट कोहली इज लाइक अ टैलेंटेड पर्सन, राइट? वो टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन कुछ जगह पर विराट कोहली को अपने एक कोच के साथ बात करनी होती है, कोच से कहीं ना कहीं डिस्कशन करना होता है कि कहाँ पर अड़ रहे हैं, या जो रास्ता है क्या वो सही चुना हुआ है। सो ऑल दिस थिंग्स ही नीड टू डिस्कस। तो ये जो पार्ट है, ये आज हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि एक कोच का क्या रोल होता है आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन। पहले डिस्कस तो ये करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप किसी के साथ मिलके किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के साथ। और तीसरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने आप से क्या तैयारी करोगे, और सेल्फ प्रिपरेशन जिसे हम कहेंगे, वो आप क्या करने वाले हो या किस तरीके से करें, राइट? ओके, सो विल कवर ऑल दिस थिंग्स नाउ। सी, एक टीचर का क्या रोल हो सकता है, मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा कुछ हम लोग देखते हैं। ओके, बेसिकली एक टीचर का रोल इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या हो सकता है? टीचर का रोल है आपको फीडबैक प्रोवाइड करना, आपको फीडबैक देना। दूसरा, गिविंग यू द राइट इंफॉर्मेशन, गिविंग यू द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरव्यू, अबाउट प्रोसेस। देन थर्ड थिंग वी कैन एक्सपेक्ट, हम टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ प्रैक्टिस करे, जिसे हम मॉक इंटरव्यू कह सकते हैं। और चौथा, आपकी क्वेरीज को हैंडल करे। देखिए, टीचर या कोई कोच, हम बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमें फीडबैक प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन हमें मिले, प्रैक्टिस हम करें, और आपकी क्वेरीज का हैंडलिंग हो। तो इन सब को देखेंगे कि व्हाट इज फीडबैक, फीडबैक क्या है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं 30 लोग, और जो लोग 70 लोग नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, उनमें फर्क देखिए क्या है। देखिए, जो इंटरव्यू में पहुंचने वाले 100 लोग हैं, वो सभी होशियार ही है। ऑल पीपल आर गुड, उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है, और बहुत सारे स्टेज वो क्लियर करके आ गए हैं। तो उनके पास कुछ एबिलिटी है, उनके पास, जैसे कि हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में पहुंचने वाले सभी खिलाड़ी जो होते हैं वो होशियार ही होते हैं, या भारत की क्रिकेट की टीम में जो खेलने वाले 11 लोग हैं वो होशियार ही होते हैं। लेकिन अगर हम उसमें देखते हैं कि ये जो ओलंपिक में जाने वाले लोग हैं, 3 लोगों को मेडल मिलता है और बाकी लोगों को मेडल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कैसे डिफरेंस आता है, देखिए, सभी लोग होशियार हैं, लेकिन ये जो 30 लोग हैं, ये फीडबैक के ऊपर काम करते, फीडबैक। और ये जो 70 लोग हैं, ये बहुत बार हमने देखा हुआ है कि वो ओपिनियन के ऊपर काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। जो लोग फीडबैक के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी तैयारी सही तरीके से चल रही है। और जो लोग ओपिनियन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी तैयारी में कुछ हर्डल्स आते हैं, परेशानी होती है, टेंशन क्रिएट होती है। कैसे, देखिए, जिस दिन हमारा इंटरव्यू कॉल आता है, या जिस समय हम लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, या हमारा इंटरव्यू के बारे में क्लियर हो जाता है कि ओके वी आर गोइंग टू फेस इंटरव्यू, उसके बाद हमें बहुत सारे ओपिनियंस आने लगते हैं, बिना मांगे आ जाते हैं, और कभी कभी हम खुद मांग लेते हैं। जैसे कि हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स है,
एवरीवन इज हैविंग अ ओपिनियन अबाउट इंटरव्यू। आपके बारे में भी ओपिनियन होता है और इंटरव्यू के बारे में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बताया जाता है कि अच्छा आप ये इंटरव्यू दे रहे हो तो इस इंटरव्यू में ऐसे होता है, इस इंटरव्यू में ये चेक कर लिया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, या आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपके पास तो ये सब चीजें हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर जाएंगे, ये करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इससे मिलो तो सिलेक्शन हो जाएगा, बोर्ड मेंबर्स देखो कौन है क्या है, फिर वहां से। सो एवरीवन इज लाइक गिविंग ओपिनियन अबाउट द थिंग्स, अबाउट द प्रिपरेशन, अबाउट योर पर्सनैलिटी। जैसे मेरे सामने एक कैंडिडेट थे, उन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया था, दोनों बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो व्हेन ही केम इन क्लास, जब वो क्लास में आए, उन्होंने कहा कि सर आज तक किसी ने नहीं कहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 2 बार से आउट हो रहा हूँ उस इंटरव्यू के प्रोसेस में। लेकिन जितने भी लोग मिले, उन्होंने सबने कहा कि आपका तो होना ही है, मतलब यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड श्योर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई एवरीवन इज सेइंग दैट यू विल गेट सिलेक्टेड, लेकिन हो नहीं रहा है 2 बार से? तो जब हमने क्लासेस की, जब हमने बॉडी लैंग्वेज की क्लासेस की, जब हमने मॉक इंटरव्यूज किए, और उसके बाद जब हमने देखा कि देयर आर सर्टेन इश्यूज इन द बॉडी लैंग्वेज पार्ट, इन आंसर फॉर्मेटिंग, तो कुछ लोग जो है हमारे आसपास के लोग, वो टोटलिटी में नहीं देख रहे होते, वो टोटलिटी में नहीं देख रहे होते। और ये एक कहीं ना कहीं उसमें इश्यू आता है। वो एक बात देखते हैं और उसके आधार पर अंदाजा लगा लेते। And so you should not work on the opinions right now. You should work on the feedback. Feedback क्या होता है? Feedback complete सोचता है, मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोचता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप में से किसी को कहा कि आपका आंसर अच्छा नहीं है या ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो अगर मैं यहां तक ही बोलूं, वो ओपिनियन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपका आंसर ये वाला सही नहीं जा रहा है, आपको इस तरीके से आंसर देना चाहिए, यू शुड गिव इन दिस पर्टिकुलर मैनर, मैंने आपको करके दिखाया, मैंने आपको दे दिया आंसर कि देखो आप ऐसे देंगे तो बेटर हो जाएगा, और ये आपको सही लगा या आपको लॉजिकली एक्सेप्टेबल लगा कि ओके हाँ दिस इज द वे, और ये मैं जो दे रहा हूं उससे बेटर आंसर है। जब आपको ये फील आता है या जब ये क्लियर हो जाता है, उसे हम कहेंगे वो फीडबैक। जैसे अगर कोई एक सिंगर है, वो अपने टीचर के पास चला गया, तो सिंगर ने उससे वहां पर कहा कि सर मेरी आवाज कैसी है? तो उसके टीचर ने अगर कहा कि आवाज अच्छी है, लेकिन ये वाली लाइन तुम ऐसे गाओगे तो और बेटर हो जाएगा, तो उसे वो टीचर वो लाइन गाकर सुनाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, और उसे हम कहेंगे कि दिस इज फीडबैक सेशन। अदरवाइज अगर हमने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ऑल द बेस्ट, तुम कंपटीशन जीत लोगे, वो एक शुभकामनाएं होगी, एक ओपिनियन हो गया। सो वेरी सिंपल, एट प्रेजेंट, आज से लेकर इंटरव्यू के दिन तक, आपको अगर काम करना है तो फीडबैक पर करिए, ओपिनियन को बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखे। और जो लोग ओपिनियन को हमेशा दिमाग में लेके घूमते हैं, तो उन्हें दिन में 10 ओपिनियन मिलते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी उसमें कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है। एंड सो वी शुड अवॉइड फोकसिंग ऑन द ओपिनियंस। अब आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपको लोगों से ओपिनियन तो मिलेंगे, वो तो बंद नहीं होंगे, लेकिन आप उसके बारे में क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि कल की क्लास है, परसों की क्लास है, आने वाले दिनों में जो क्लासेस होंगी, उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे आप मॉक इंटरव्यू के लिए आएंगे, वहां से आप डिस्कस कर सकते हो, और उससे वेरीफाई कर सकते हो कि ये मुझे जो मिल रहा है ओपिनियन, क्या ये सच है, क्या सच में इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। एंड सो दैट इज द क्वेरी। इसे हम जो अभी देख रहे थे, वो क्वेरीज को हम देख रहे थे। ओके, सो बेसिकली टीचर का जो रोल है, जैसे हम अभी देख रहे थे कि यहाँ पर हमें फीडबैक चाहिए। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका जो इंफॉर्मेशन का पार्ट है, क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है? बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन दिनों में कैंडिडेट के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होती है, क्योंकि पूरा ऑनलाइन इंटरनेट पड़ा हुआ है, जो आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट? सो देर इज नो डेarth ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इंफॉर्मेशन इज नॉट लाइक मेन मटेरियल फॉर द इंटरव्यू।
इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, देखो सपोज मेरे पास ये 3 इंफॉर्मेशन है, दीज आर द 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को अगर हमने ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन को अगर हमने ऐसे अरेंज कर दिया 1 2 एंड 3, तो यही इंफॉर्मेशन आंसर बन जाता है। देखिए ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हमने इंटरनेट से या वहां से कलेक्ट की, और हमने इस इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमने अरेंज कर दिया, और ऐसे इंफॉर्मेशन अरेंज करने के बाद ये मीनिंगफुल हो गया। तो क्लास क्या करती है, देखिए क्लास इंफॉर्मेशन को अरेंज करने का काम करती है। दूसरा, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए या कौन सी नहीं चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि विच इंफॉर्मेशन वी नीड एंड विच इंफॉर्मेशन वी डोंट वांट। तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि गेटिंग इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप। वो तो हम यूट्यूब पर बाकी वीडियो से भी कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन पाना, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेसिंग है कि इंफॉर्मेशन को अरेंज कैसे करना है, हमारे इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली आंसर्स कैसे फॉर्मेट करने हैं, वो काउंटर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, काउंटर क्वेश्चंस कैसे तैयार करना है, देन उसके बाद जिस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इंटरव्यू बोर्ड को आंसर्स दे रहे हैं, क्या वो तरीका सही है, ये सब हमें देखना होगा। बॉडी लैंग्वेज सही है, या आंसर की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो फुलफिल हो रही है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो ये सब जब हम देखेंगे, उसे हम कहेंगे कि वी आर रेडी फॉर द इंटरव्यू। जैसे कुछ लोगों को लग रहा होता है, जैसे मैंने अभी जो बोर्ड पे आपको दिखाया था, कि जो मैक्सिमम लोग हैं उन्हें लग रहा होता है कि अगर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी तो हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द बेसिक स्टेप। तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज द बेसिक स्टेप। उसके बाद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, उसे चेक करना है, उसे प्रेजेंट करना है, प्रैक्टिस करना है, एंड देन योर इंटरव्यू विल बी गुड। तो मुझे लगता है कि जहां पर हम कोई वीडियो देखते हैं ऑनलाइन में, वो वीडियो जहां खत्म होता है वहां पर इंटरव्यू की क्लास स्टार्ट होती है। वो वीडियो खत्म हो गया, उसके बाद जो क्या करना है वो हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना है, वहां पर ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट्स एट दैट पर्टिकुलर स्टेप और दिस स्टेज। तो हमें ये देखना होगा। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट लिखा है कि क्वेरीज। आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होंगी, वो चाहे वो लैंग्वेज को लेकर होंगी, इंग्लिश हिंदी को लेकर होंगी, या उसके बाद गैप को लेकर होंगी, बायोटा को लेकर होंगी, हॉबीज को लेकर होंगी, या आपके सब्जेक्ट को लेकर होंगे। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज डाउट्स मन में होते हैं, या कुछ लोगों की पर्सनल क्वेरीज होती है, पर्सनल डाउट्स होते हैं, कुछ फैमिली या और वहां पर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसे कैसे एक्सप्लेन करना है पता नहीं होता है, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ये सब डाउट्स होते हैं। ये सभी डाउट्स हम लोग देख लेंगे, और उसमें आपको क्लास के बाद भी समय दिया जाएगा। जैसे हर दिन की क्लास होगी, तो क्लास के बाद भी हम लोग थोड़ी देर उस क्वेरीज को देंगे। और जैसे अगर आप हमारे ऑफिस में आके कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे करोल बाग में जो ऑफिस है, वहां पर आके भी आप पूछ सकते हैं। आपके जो मॉक इंटरव्यूज है, ये मॉक इंटरव्यूज आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप ऑनलाइन क्लास के कैंडिडेट हैं, अगर आपने ऑनलाइन में एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑनलाइन में ही इंटरव्यू करना है, वो आपके हाथ में चॉइस है। आपके इंटरव्यूज आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो आपकी क्वेरीज जब आप मॉक इंटरव्यू के लिए आएंगे तब भी पूछ सकते हैं, डेली क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, या आप पर्सनली आके मिलकर भी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये एक टीचर का रोल हो गया आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। और अगर हमने ये कर दिया तो मुझे लगता है कि जो हर्डल्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। आपके मॉक इंटरव्यू, जैसे मैंने कहा, कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि आपके इंटरव्यू में आपके फ्रेंड का रोल क्या हो सकता है, या क्या होना चाहिए, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी एक डिस्कस करते हैं। देखिए आपके इंटरव्यू में आपके फ्रेंड, मतलब जो भी आपके साथ में रहते हैं या जो आपके आसपास में रहते हैं, उनका क्या रोल है। उनको आपके साथ मॉक इंटरव्यू करने के लिए, मतलब आप उन्हें इनवाइट करें मॉक इंटरव्यू करने के लिए, और डिस्कशन, ये दो काम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत बार एक मिस्टेक हमने देखी है कैंडिडेट से,
और ये मिस्टेक है कि कैंडिडेट अकेले तैयारी करने के बारे में प्लान करता है या सोचता है या कर रहा होता है। मतलब वो सोचते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी मतलब अकेले बैठेंगे, पूरा दिन पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे और फिर अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। देखो, इसमें अकेले चीजें करने से टेंशन डबल हो जाता है, अननेसेसरी उसके इंक्रीज हो जाता है। आपकी एफिशिएंसी जितना आप सबके साथ मिलके करते हो उससे कम हो जाती है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि अकेले तैयारी करना इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सही स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका रीजन ये है कि इंटरव्यू प्रोसेस में आपको लोगों के सामने, पैनल मेंबर्स के सामने जाके इंटरव्यू देना है। और जिसके लिए सपोज आप ये करो कि आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्रिकेट का मैच है 1 महीने बाद, और 1 महीने बाद क्रिकेट के मैच के लिए आप अपने रूम में, अपने घर में अंदर बैठ के क्रिकेट की बुक्स पढ़ रहे हो। आप क्रिकेट कैसे खेलना है, क्या खेलना है, अभी तक कैसे लोगों ने खेला, इसकी सभी बुक्स पढ़ रहे हो और वीडियो देख रहे हो। और अचानक से 1 महीने बाद जब आप बैट लेके वहां पर जाएंगे तो हम सेंचुरी मार देंगे, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो आप ही सोचो कि वो कितना सही है और कितना गलत। सी इट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको क्रिकेट खेलने जाना है तो अभी इन दिनों में आपको बैट और बॉल लेकर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ बुक्स पढ़ के काम नहीं चलेगा कि हमने क्रिकेटर्स की बुक पढ़ ली, वीडियोस देख लिए, मैच की वीडियोस देख लिए, सब कुछ पता है, लेकिन वो कैंडिडेट जब वहां पर चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, वहां पर रन आउट हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, पैर में मोच आ जाती है, ब्लैंक हो जाता है, रूल्स पता नहीं होते कभी कभी क्या करना है। अकेले में तो वो शेर है, लेकिन वहां पर ग्राउंड में जाने के बाद उसे लगता है कि पता नहीं, मैंने तो बहुत तैयारी की थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई, मैं तो ब्लैंक हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा था। ये सभी जो बताते हैं लोग, इसका सिंपल ये है, अकेले तैयारी करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि तैयारी मतलब क्या है। सो वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, दिमाग में ये रखो कि अकेले तैयारी मत करो। किसी फ्रेंड को ले लो साथ में, 15 मिनट का उसके साथ मॉक इंटरव्यू करो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब डिस्कशन के लिए आपको कोई अच्छा फ्रेंड चाहिए होगा, मॉक इंटरव्यू के लिए तो कोई भी चल जाएगा। मतलब आपने अपने छोटे भाई को बताया कि मेरा इंटरव्यू ले लो, अब आपके छोटे भाई को पता नहीं है कि क्वेश्चन क्या करना है, तो आपने लिख के दे दिया कि ये क्वेश्चन पूछ लो, तो बस उसे सामने बैठकर बॉल फेंकनी है, सामने बैठ के क्वेश्चन पूछना है और आपको आंसर करना है, आपको फीडबैक नहीं चाहिए उससे। मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, आपको फ्रेंड से फीडबैक नहीं चाहिए, आपको फीडबैक टीचर से चाहिए। तो ये यहाँ का वायर उधर नहीं जोड़ना है। यहाँ पर बहुत बड़ा कभी कभी इशू हो जाता है कि कैंडिडेट फीडबैक लेने लग जाते हैं फ्रेंड से और उससे परेशान रहते हैं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं उसी जगह पर। एक फ्रेंड एक बताता है, दूसरा फ्रेंड दूसरा बताता है, तीसरा फ्रेंड तीसरा बताता है, और कुछ लोग 5-5 टीचर से फीडबैक लेते हैं, वो भी इसी तरीके से घूमते रहते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मल्टीपल फीडबैक को अवॉइड करना चाहिए। आपको फीडबैक, जैसे आप, जैसे कि इस क्लास में हो तो एक ही जगह से ले लो, क्यों इतने सारे फीडबैक की जरूरत। जहां पर आपको लगता है कि चलो इस क्लास में हम कर रहे हैं तो इसमें ले लेते हैं और बाकी काम कर लेंगे, जो अपना काम करना है वो तो करना ही है, फीडबैक लेकर उसके ऊपर काम कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में एक, जैसे कि कुछ लोगों में क्या है, सभी में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों में, कि इनसिक्योरिटी की भावना होती है ना, एक टेंशन होता है कि पता नहीं कहाँ से फायदा हो जाएगा, इससे फायदा होगा, उससे फायदा होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मल्टीपल फीडबैक के ऊपर काम करना बहुत बार गलत आइडिया होता है। आपको सिंपल क्या करना चाहिए, फ्रेंड के सामने जाकर आपको इंटरव्यू देना चाहिए। फ्रेंड को समझ में नहीं आएगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और जब आप मेरे सामने आके इंटरव्यू दे देंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या सही कर रहे हो और क्या इंप्रूवमेंट करना है। इट्स वेरी सिंपल टास्क, डिस्ट्रीब्यूट करो काम। ओके, जो डिस्कशन करना है, डिस्कशन करने के लिए आपको ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसका आपका इंटरव्यू सेम है या सीरियस है या सही तरीके से तैयारी कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको अपने क्लास में भी मिल जाएगा। अगर आप इस क्लास में कल मैसेज डाल दोगे कि मुझे किसी के साथ डिस्कशन करना है
या जैसे आपको किसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आपके एडमिशन के बाद, तो उसमें आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं कि मुझे कोई डिस्कशन के लिए चाहिए, कोई तैयार हो तो बताइए। बट यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना होगा उसमें, क्योंकि और भी कोई कैंडिडेट होंगे जिन्हें डिस्कशन की जरूरत है या वो करना चाहते हैं। बेसिकली देखिए कि आपको आगे जाना है, राइट, आपको जीतना है, आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको ही सही तरीके से लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। टीचर को कुछ काम देना होगा, फ्रेंड को कुछ काम देना होगा, अपने आप के पास कुछ काम लेना होगा। सो ये सब जब आप काम डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपका आगे का रास्ता बनता जाता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल टास्क देखा जाए तो। लेकिन जब ये इश्यूज, अब यहाँ पर क्या आ जाता है कि कैंडिडेट कभी कभी कहता है कि सर मुझे कोई मिल नहीं रहा है, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए कोई मिल नहीं रहा है। तो अब देखिए कि मिल नहीं रहा है, हमारे इंटरव्यू की डेट तो नजदीक आती जा रही है, राइट, मतलब उसमें कोई ये नहीं होगा। तो मिल नहीं रहा है तो शायद हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या हमने एक ही व्यक्ति के बारे में सोचा हुआ है, वो अवेलेबल है। उससे अच्छा है कि जो अदर लोग अवेलेबल हो सकते हैं उनके साथ बात करो, उनके साथ कांटेक्ट करो। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक बैंक के लिए कैंडिडेट थी। तो जैसे हमने इस क्लास में डिस्कस किया कि किसी के साथ मॉक इंटरव्यू करो, उस समय वो लॉकडाउन में क्लास थी, ऑनलाइन क्लास। तो उस समय ऑफलाइन नहीं स्टार्ट थी, ऑनलाइन ही चल रही थी। तो उस लड़की ने एक 5-6 फ्रेंड्स को कॉल किया कॉलेज के, और उनको कहा कि रोज मेरा इंटरव्यू ले लो। तो एक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे सबको कॉल करके बता दिया कि मेरा एक एक दिन आप इंटरव्यू ले लो। और उसी क्लास में दूसरा कैंडिडेट बता रहा है कि सर कोई मिल नहीं रहा है, लॉकडाउन है, ये है, किसी के पास जा नहीं सकते। तो एक लड़की, एक कैंडिडेट उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और दूसरा कैंडिडेट प्रॉब्लम ढूंढ रहा है या प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। देखिए, लोगों को लगता है कि इंटरव्यू में सिलेक्ट होना लक का पार्ट। ये मुझे नहीं लगता है इस तरीके से, क्योंकि मैंने जिन कैंडिडेट्स को देखा है पास होते हुए, मैंने जिन कैंडिडेट्स को देखा है पास नहीं होते हुए, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज होते हैं कि जो कैंडिडेट क्लियर नहीं हो रहे होते हैं उन्हें प्रॉब्लम बड़ी लग रही होती है, और जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं उन्हें उस प्रॉब्लम का वो हल ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और आगे निकलते हैं। ये जब आप ये करेंगे तो एक बात देखिए कि आज की क्लास के बाद, आफ्टर टुडेज क्लास, सिट एंड थिंक कि दैट आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी आंसर, आपके पास इसका आंसर है? नहीं है तो मुझे कल की क्लास में पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है ये सब तैयारी करने में, सो हाउ टू डील विद दैट। एक तो अपने आप से आंसर ढूंढिए, नहीं मिला तो क्लास में पूछिए, सबके सामने पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे कैसे डील करना है। आई विल आंसर फॉर दैट। क्योंकि मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने सोचा, आपने प्लान किया, अब आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो आई विल हेल्प यू इन दैट। देखो, आपकी प्रॉब्लम्स जब आप बताएंगे तभी उसका सॉल्यूशन होगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अपने मन में रखे रहेंगे तो शायद उसका सॉल्यूशन जल्दी नहीं मिलेगा। ओके। अच्छा, मैंने लक की अभी बात की, तो कुछ लोगों के मन में वो एक थोड़ा सा डाउट आया होगा कि इंटरव्यू में लक होता है कि नहीं होता है। इसके बारे में 1 मिनट में डिस्कस करते हैं। देखिए, इंटरव्यू में लक होता है या नहीं होता है, ये तो डिबेट कभी खत्म नहीं होगा, हमारी 2 घंटे की क्लास इसी में जा सकती है। सो इसमें एक मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपने किसी प्लेयर को देखा होगा, जैसे कि हमारे अभी 4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है, राइट, या और कोई प्लेयर्स है जिन्होंने अलग अलग काम किया है। तो एक बात देखिए कि जिन लोगों ने अभी तक सक्सेस पाया है, जैसे स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें उनका लक अच्छा था, या उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, या उनका क्या, किस वजह से उन्हें मेडल मिला। देखो, मैं कोच हूँ और आप प्लेयर हो, मैं कोच हूँ और आप प्लेयर हो। कोच और प्लेयर को मिलके कभी लक की बातें नहीं करनी चाहिए, ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट। तो लक की बातें कौन करते हैं? जिन प्लेयर्स ने अभी गोल्ड मेडल जीता होगा ना, उनके घर वाले कर रहे होंगे कि हमारा नसीब अच्छा है, लड़की का या लड़के का नसीब अच्छा है, उन्होंने जो पूजा की थी और कुछ किया था,
उसकी वजह से उसे वहां पर सपोर्ट मिला। देखो, वो सही है गलत है वो घर वाले जानते हैं, लेकिन प्लेयर और कोच इन्हें कभी भी लक की बातें नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट अभी नहीं करना चाहिए। मैच के दिन कर सकते हैं। मैच के दिन क्यों करें? क्योंकि मैच के दिन तो प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं बचा होता है ना। तो आपको वहां पर मैं बेस्ट ऑफ लक दे सकता हूँ मैच के दिन, इंटरव्यू के दिन, या इंटरव्यू से एक दिन पहले आपने मुझे कॉल किया तो मैं आपको कहूंगा कि ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ये सब कहूंगा। लेकिन आज अगर हम लक की बातें करेंगे तो गलत हो जाएगा। एंड सो आज हम लोग प्रिपरेशन की बातें कर रहे हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी बातें कर रहे हैं। और अगर आपके भी मन में लक वाला कुछ फैक्टर चल रहा है तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि उसे तैयारी अच्छी हो जाएगी जब आप उसे हटा देंगे। क्योंकि देखो, जब हम लक की बातें करते हैं ना तो इसका मतलब फिर हमने अपने हाथ से कुछ अलग कर लिया है और किसी और के ऊपर छोड़ दिया। सो इट्स अ सिंपल थिंग। आप कहेंगे कि भाषण क्यों दे रहे हैं? मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि एज अ प्रिपरेशन करना क्या है। क्योंकि मेहनत हर कोई करता है। इंटरव्यू में जाने वाले कैंडिडेट मेहनत नहीं करते हैं ऐसा तो कोई दिखता नहीं। हर कोई मेहनत करता है, लेकिन अगर वो मेहनत सही तरीके से हो जाएगी, इफ यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, देन यू विल गेट द रिजल्ट। राइट? तो इसे अंडरस्टैंड करो कि सिर्फ मेहनत करने से वो फायदा उतना नहीं होता है जितना कि सही तरीके से मेहनत करने से। तो ये जो छोटे छोटे कोर्स करेक्शन है ना जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार चेक करो कि क्या आप ये सही चीजें कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो सो फाइन, वेरी गुड, आपको रिजल्ट मिलेगा फिर। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से भी करना स्टार्ट कर देंगे, तब भी आपको आने वाले 10-15 दिनों में, 20 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो जाएगी। सो बेसिकल देखो कि इतना मुश्किल काम नहीं है इंटरव्यू, मतलब। बट कभी कभी रिक्वायर्ड चीजें नहीं की जाती या सही तरीके से नहीं की जाती, ये इशू है। मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें। देखिए, जितने कैंडिडेट जा रहे हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, जैसे इस क्लास में जितने लोग हैं, देखिए कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स है कुछ। इस कैंडिडेट को इस बॉक्स के ऊपर खड़ा होकर उसे ये फ्रूट्स चाहिए, निकालना है उसे। राइट? लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है यहाँ पर। इस बॉक्स पर खड़ा होकर उसका हाथ पहुंच नहीं रहा है यहाँ पर। तो उसे क्या करना होगा? समझदार कैंडिडेट है, उसे क्या करना होगा कि यहाँ पर और एक बॉक्स रखना होगा, और एक बॉक्स रखना होगा। और इस बॉक्स के ऊपर अगर हम खड़े होकर इसे कैच करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसे हम कैच कर सकते। अब ध्यान से देखिए इसमें कि ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स क्या है, और ये जो हमने दूसरा बॉक्स इसके ऊपर रखा वो क्या है। ये जो बॉक्स है पहला, ये बॉक्स है कि कैंडिडेट के पास अपनी एक एबिलिटी होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी कैंडिडेट के पास कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, लेकिन उसके पास आंसर फॉर्मेटिंग नहीं है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आंसर फॉर्मेटिंग आ गया, प्रेजेंटेशन आ गया, तो कैंडिडेट यहां तक पहुंच रहा है। आप में से किसी कैंडिडेट के पास बेस क्या होगा कि अच्छी प्रिपरेशन होगी, मे भी अच्छा नॉलेज है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। तो यहां पर हमें कॉन्फिडेंस के लिए काम करना है। तो इस क्लास में जितने कैंडिडेट है, इस क्लास में जितने कैंडिडेट है, उन सबके पास एक एक बॉक्स तैयार है, मान के चलो। आपके पास एक कोई एबिलिटी है, दो कोई एबिलिटी है। अब ये देखना पड़ेगा कि उसमें और क्या एडिशन करना होगा, किसकी रिक्वायरमेंट है, जो हम वहां पर क्लास में तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद आपको वहां पर जाने का रास्ता ओपन हो जाएगा। तो इस क्लास में जितने कैंडिडेट है, एवरीवन इज हैविंग सम क्वालिटी और दैट एबिलिटी। सबके पास कुछ ना कुछ है। किसी के पास एक्सपीरियंस होगा, किसी के पास कॉन्फिडेंस अच्छा होगा,
किसी के पास अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, किसी के पास और कोई फैक्टर होगा जो उसे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन और कमी क्या हो सकती है? प्रेजेंटेशन की कमी हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या आंसर फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट। तो एज ए टीचर, व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट कि यू आर हैविंग वन एबिलिटी, वन पर्टिकुलर थिंग एंड वन रिक्वायरमेंट। अगर हम इसे पर्सनलाइज तरीके से वर्क करेंगे इसके ऊपर, तो हम निश्चित तौर पर अच्छा कुछ पा सकते हैं। वी कैन गेट समथिंग गुड। सो ये जो आपकी 8-10 दिन की क्लासेस है, ये क्लासेस ये फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस है और उसके ऊपर काम करने का एक प्रोसेस है। तो जैसे आपकी कल से जो क्लास होगी, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हमें कुछ समय लगेगा तैयार करने में, डिस्कस करने में। लेकिन इस क्लास में जैसे कल से जो लोग इसे ये करेंगे, उनके लिए अपना कैमरा ऑन रखना कंपलसरी होगा, क्योंकि ये पर्सनैलिटी और इंटरव्यू की क्लास है। इंटरव्यू की क्लास में आपका कैमरा ऑन होना ये बेसिक रिक्वायरमेंट। तो आपके लिए कल के लिए कुछ सजेशन देता हूँ। एक, कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। दूसरा, आपके चेहरे पर लाइट होना चाहिए। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे क्लास के रूल की तरह मत लीजिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट। कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में क्या फर्क है। देखो, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हो और आप कुछ और काम कर रहे हो, कहीं पर जर्नी कर रहे हो, किसी के साथ बातें कर रहे हो, या और कुछ वहां पर बैठे बैठे कुछ लोग घर के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो डिफरेंस आ जाता है। या बीच में कुछ खाने लग गए, तो क्लास को क्लास की तरह अगर आप लेंगे, सिंसियरली सीरियसली उसके ऊपर काम करेंगे, बीच में कोई फोन आ गया उस पर बातें कर रहे हैं, ये फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अदरवाइज हमारी तरफ से कोई फर्क नहीं। इट्स अ सेम, एग्जैक्टली सेम क्लास। इसमें ना तो क्लासेस का फर्क है, ना टीचर का फर्क है, ना तो उसके सीरियसनेस का फर्क। लेकिन जब आप ऐसी जगह पर बैठेंगे कल से कि जहां पर आपको डिस्टरबेंस नहीं है, जहां पर आप पूरा ध्यान से सुन रहे हो, कैमरा प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है, आपके चेहरे पर लाइट है, कान में आपने वहां पर ये माइक्रोफोन यूज किए हैं, और आपका पूरा ध्यान क्लास में है, सो देयर विल बी नो इश्यू एट ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट हमारा ऑनलाइन क्लास का रिजल्ट भी इक्वली अच्छा है जितना ऑफलाइन का है। सो बेसिकली देखो कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, यहाँ पर फर्क आ जाता है, और उसे अगर हमने सॉर्ट आउट कर लिया देन ठीक रहेगा। ओके। कल से जब आप लॉग इन करेंगे, तो जैसे अभी आपने अलग अलग नाम यूज किया या फोन का नाम है, तो कल से आपका जो एडमिशन का नाम है जिसके लिए आपने किया हुआ है, उस नाम से लॉग इन कर लीजिए, तो आपकी एंट्री कल से हो जाएगी। राइट। ओके। अच्छा, आज के लिए जो पासवर्ड है वो अलग था, और कल के क्लास में वो पासवर्ड अलग होगा। तो इसमें डिफरेंस है। और जिनका एडमिशन्स और ये सभी चीज़ें प्रोसेस, आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, डिटेल्स, एड्रेस, ये सभी चीज़ें आप हमें व्हाट्सएप करके भेज दीजिए, और उसके बाद आपको आईडी भेज दिया जाएगा। ओके। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, कि आपके प्रिपरेशन में जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, कि ये जो आपकी एबिलिटी है, एक एबिलिटी है, दूसरी तैयार करनी है, तो कुछ लोगों को लगता है कि क्या ये सब 8-10 दिन में हो सकता है? आपको नहीं लगता है कि इसमें 1, 1.5, 2, 3 महीने लगेंगे? देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैं 14 साल से ये काम कर रहा हूँ, और आज तक मुझे लगता है कि करीब 900 बैच लिए होंगे, 900 बैचेस लिए होंगे। तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शायद जो आपको लग रहा होगा कि 1 महीने में, 2, 3 महीने में हो सकता है, 8-10 दिन में क्या हो सकता है। 3,000 लोगों को सिलेक्ट होते हुए देखा है अलग अलग एग्जाम्स में। तो मैं आपको बहुत ही एश्योरेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ कि आपकी तैयारी बेटर तरीके से 8-10 दिन में हो सकती है। तो क्या पर्सनैलिटी में चेंज हो सकता है? देखो, पर्सनैलिटी में चेंज होते हैं मैंने 4-4 दिन में देखा हुआ, कि कैंडिडेट ने पूरा अपने आप को चेंज कर दिया 4 दिन। देखो, ये सब चीजें जो होती है ना, या अकेले टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वजह से सेलेक्ट हो गया। ये बेसिकली वो दोनों साइड का है ना, दो हाथ से ताली बजती है ना, एक हाथ से नहीं बजती। तो जब कैंडिडेट पूरा एकदम उसमें
आ जाता है कि चलो करके ही मानेंगे इसे, उसे रिजल्ट मिल जाता है। सो बेसिकली हाउ डिटरमाइन यू आर, दैट मैटर्स। फिर आप 4 दिन में भी काम कर सकते। तो ये जो पार्ट है, अब देखिए फिर भी आपके मन में एक डाउट होगा कि कैसे कर सकते हैं 4 दिन। देखो, इंटरव्यू मतलब प्रेजेंटेशन का गेम है। आप जिस व्यक्ति को पहली बार मिलते हो, राइट, तो आपके साथ वो 15 मिनट बातचीत करता है, तो आपकी पर्सनैलिटी उसे नहीं पता होती है और उसकी पर्सनैलिटी आपको नहीं पता है, मतलब आप पहले से नहीं जानते ना उस व्यक्ति को। तो आप किस आधार पर उसकी पर्सनैलिटी जज करते हो? अगर आपको कोई 15 मिनट के लिए व्यक्ति मिलता है, पहली बार मिल रहा है, तो आप उसके प्रेजेंटेशन के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी जज करते हो, राइट। तो जब आपका प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगा, तो आपकी पर्सनैलिटी भी अलग तरीके से दिखने लग जाएगी। आप एक सोचो कि आप रात में 12 बजे कोई ऑटो ले रहे हैं, रात में 12 बजे ऑटो ले रहे हैं, और ऑटो वाले का जो हुलिया है, बातचीत करने का तरीका है, वो अजीब है। तो आपके मन में थोड़ा सा कुछ आशंकाएं आ जाती है, थोड़ा सा डर आ जाता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन वही ऑटो वाला दूसरे दिन अगर वहां पर सही से बाल ये करके, अच्छे से ये करके, अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छे से बातचीत कर रहा है दूसरे दिन, तो उसकी पर्सनैलिटी चेंज तो होगी एक दिन में। बेसिकली उसका प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, और इस वजह से दूसरे दिन आपको डर नहीं लग रहा है, लेकिन पहले दिन लग रहा था। तो अंडरस्टैंड करिए, ये जो गेम है जो अभी आप खेलने जा रहे हो, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, ये प्रेजेंटेशन का गेम है। अगर आप 8 दिन में, 10 दिन में तैयारी कर सकते हो, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करके कर सकते हो। जब आप उसे इस गेम को जब आप पर्सनैलिटी का गेम मान के तैयारी करते हो ना, आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप इसे नॉलेज के गेम की तरह खेलेंगे, तब तो बहुत मुश्किल काम होता है। नॉलेज और ये सब जो है ना, ये बहुत मुश्किल वाला काम है, ये चलता रहेगा। मतलब नॉलेज की जो प्रोसेस है, वो कभी पूरी नहीं होती। एक सोचो आप, आपने जो ग्रेजुएशन किया है, आपने 3-4 साल में जो ग्रेजुएशन किया है, क्या उसे 15 दिन में तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे बड़े बड़े टास्क नहीं है। मुझे तो लगता है कि जितने डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने डाउनलोड किए होंगे ना अपने लैपटॉप में और मोबाइल में, अपने मोबाइल में और आपके लैपटॉप में, जितने आपने पीडीएफ फाइल और जितने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे, वो इस जन्म में पूरे नहीं होंगे। पढ़कर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंटरव्यू के दिन से पहले पूरा करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं। तो देखो, हमें जो तैयारी करनी है वो सही तरीके से करनी होगी। 80% इंपॉर्टेंस जो है, ये आपके पर्सनैलिटी को दिया जाता है, और 20% आपका नॉलेज का पार्ट होता है उसमें। जिस इंटरव्यू में आप लोग जा रहे हैं, वहां पर 80% जो इम्पोर्टेंस है, ये आपके पर्सनैलिटी का पार्ट है, और 20% आपके नॉलेज का पार्ट है। और जो रिटर्न एग्जामिनेशन आपने दिया था, रिटर्न एग्जामिनेशन में 80% नॉलेज का पार्ट था और 20% पर्सनैलिटी का पार्ट। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में डाउट आएगा कि 20% रिटर्न में कैसे पर्सनैलिटी हो। देखो, रिटर्न में पर्सनैलिटी वाला इस तरीके से होता है कि जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन में गए, तैयारी करके गए थे, लेकिन सडनली कुछ बाउंसर क्वेश्चन आ गए। मतलब आपने सोचा ही नहीं कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। ऐसा लगा तो होगा, या पहले पेज पर या पहले 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आए, और उसके बाद आपने फिर अपने आप को संभाला और आगे क्वेश्चंस आए। ये सभी जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल हर्डल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। और जो कैंडिडेट इसे रिटर्न में सही तरीके से मैनेज करता है, वो आगे निकल जाता है। तो देखो, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, उसे अंडरस्टैंड करके तैयार करना होता है। अब आते हैं आपके सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर। आपको अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करनी है? अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टीचर के साथ कैसे करना है, देन उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड के साथ किस तरीके से करना है, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अपनी खुद की तैयारी कैसे करनी है। ओके, बेसिकली देखिए कि आपके तैयारी में भी 3 पार्ट आते हैं। देयर आर 3 डायमेंशंस। मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सेल्फ प्रिपरेशन में पहला जो पार्ट है, वो है कि आपका थिंकिंग।
आप क्या सोचते हो। दूसरा जो पार्ट है वो है कि आपका कंटेंट का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, आप कंटेंट कैसे तैयार कर, कंटेंट। और तीसरा जो पार्ट है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो और क्या क्या कर रहे हो। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो प्रैक्टिस हमने टीचर के साथ भी देखी, प्रैक्टिस हमने फ्रेंड के साथ भी की, अब ये सेल्फ प्रैक्टिस की भी बात कर रहे हैं, तीनों को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, चलो पहले थिंकिंग को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज थिंकिंग फैक्टर इन योर प्रिपरेशन। बेसिकली देखिए कि इंटरव्यू एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और पर्सनैलिटी के टेस्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सोच क्या रहे हैं। आपको मैं एक आसान कर देता हूं ये वाला पॉइंट। आप सोचो कि आप कोई साइना नेहवाल है या पीवी सिंधु है, तो आप पीवी सिंधु या साइना नेहवाल है, आपका आज से 15 दिन बाद मैच है। तो इस मैच के बारे में आप क्या सोचेंगे, कौन जीतेगा। ऑब्वियस बात है कि अगर आप पीवी सिंधु है तो आज से 15 दिन बाद जो मैच हो रहा है वो हम वही सोचेंगे कि हम जीतेंगे, विल विन। अगर आप इंडियन टीम के कैप्टन है तो आप क्या सोचेंगे, किसकी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। तो क्या ऐसे कैप्टन को करना चाहिए, यस करना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसे पहली बात तो यही सोचना चाहिए कि हमारी टीम जीतेगी, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। ये जो है ये बहुत ही बेसिक फैक्टर। और आपके इंटरव्यू में ये आज से आपको सोचना होगा। आपने कहा कि निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं इंटरव्यू के बारे में, आते तो है, वो तो सच्चाई है कि कैंडिडेट्स को निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो निगेटिव थॉट्स विराट कोहली को भी आएंगे, पीवी सिंधु को भी आएंगे, अगर ह्यूमन बीइंग है तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट्स आएंगे। लेकिन जब हम तैयारी कर रहे हैं तो पॉजिटिव थॉट्स को पुश करना ये बेसिक रिक्वायरमेंट। देखो, अभी आपके मन में निगेटिव थॉट्स कभी कभी आते हैं, वो नॉर्मली आते हैं, अपने आप आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को नर्चर करना पड़ता है, उसे तैयार करना पड़ता है, डिलिबरेटली उसे पुश करना पड़ता है। ये भी प्रिपरेशन का पार्ट। बहुत कैंडिडेट, मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं वो इस छोटे छोटे फैक्टर की तरफ ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है बस पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ते रहो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा हो जाएगा। सो इस बात को थोड़ा सा ये देखो कि ये जो है ये सब थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। जैसे अभी मुझे किसी ने मैसेज किया है कि कट ऑफ की बात बताइए, कट ऑफ का आइडिया दीजिए। देखो, कैंडिडेट के मन में कट ऑफ की बातें होती है, इंटरव्यू को लेकर फोकस करते हैं, फिर बाद में कट ऑफ और ये सब कुछ बातें करते हैं। क्योंकि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और क्या करें। क्योंकि देखो, आपका कभी ना कभी आप इंटरव्यू देंगे, और किसी न किसी तरीके से वहां पर आप वहां तक जब पहुंचेंगे तो आपको इंटरव्यू की तैयारी तो करनी होगी। जैसे आपके रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते हैं फिर आप रिटर्न एग्जाम देते हैं, उसी तरीके से इंटरव्यू की तैयारी एक बार करके रखिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर अर्ली। ये हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू की तैयारी लास्ट के 10 दिन में भी की जा सकती है, लेकिन पहले से करके रखेंगे तो और एडवांटेज मिल सकता है। राइट, ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके थिंकिंग के बारे में कि आपको क्या करना है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ये तो कोई हमने पहले भी सुना हुआ है, ऐसा नहीं कि इसी क्लास में हम सुन रहे हैं। राइट, तो बस उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो डिस्कस करें वो रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये करने वाली बातें हैं। रोज रात में सोने से पहले एक बार आप अपने आप को बता दो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आज मैंने पूरा दिन जो जो मेहनत करना था, काम करना था, मैंने कर लिया है, अब मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से पॉजिटिव थॉट लाकर सो जाओ। सुबह उठने के बाद फिर से एक बार अपने आप को ये कर दो कि चलो उठो, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होना है और जाना है, मतलब उसमें सिलेक्ट होके करना है। और फिर उसके बाद उठो और काम पे लग जाओ। ये दो बातें करके देखो, अगले 4 दिन के लिए कंटिन्यूअसली करो, और फिर मुझे 5वें दिन बता दो कि आपको क्या फर्क दिख रहा है। एक बात तो श्योर है ना कि नुकसान नहीं होगा ये सब करने से। तो
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई नुकसान वाली बात है नहीं कि आपने ऐसा किया और आपका नुकसान हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो करने में क्या दिक्कत? अगर आपके मन में आ रहा है कि बेकार की बात है, मतलब ये सब लेक्चर देने वाली बात है, तो इस समझ में नहीं आ रहा है उस कैंडिडेट को कि साइकोलॉजी नाम की जो बात होती है उसको कैसे यूटिलाइज करना। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बेकार की बातें हैं, तो इसका मतलब कैंडिडेट को यह समझ में नहीं आ रहा है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इंडियन टीम को कोच होता है एक, वो कोच होता है बैटिंग का, बॉलिंग का, और उसके साथ में एक कोच होता है उनकी साइकोलॉजिकल जो पार्ट है वो ध्यान देता है। तो साइकोलॉजी का एक कोच होता है जो टीम को या प्लेयर को हमेशा मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखता है, तभी ओलंपिक जैसे मैच जीते जा। सो इसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस कैंडिडेट की प्रॉब्लम। देखो, अगर आप ओलंपिक में भी जाएंगे तो आपको कोई भी बता देगा कि ओलंपिक जैसे बड़े मैच जो होते हैं वो सिर्फ दौड़ के नहीं जीते जाते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स है वो भी इकट्ठा करने पड़ते हैं, उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। और आप जिस इंटरव्यू में जा रहे हो उसके लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि इंटरव्यू में जितने लोग जा रहे हैं उतने सब लोग पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी तैयार करके जा रहे हैं। लोग भूल जाते हैं इतनी छोटी छोटी बात। उनको लगता है कि ठीक है वो तो देख लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है, पढ़ लो बस, बाकी देख लेंगे। तो बाकी देखने वाली बात नहीं है, पढ़ेंगे उसके साथ ये करेंगे तब जाके काम हो पाए। तो क्या रीडिंग वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना है। लेकिन अगर आप दिन में 5 घंटे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 5 आवर्स अ डे, तो आपको उसमें 3 घंटे पढ़ना होगा, मान के चलो यू हैव टू रीड फॉर 3 आवर्स, बट द रिमेनिंग 2 आवर्स आर समवेयर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। इसमें प्रैक्टिस भी आती है, थिंकिंग भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है, राइट? तो अगर ये इस तरीके से तैयारी करते हो तो एक बैलेंस प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, एंड देन यू कैन क्लेम कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ सिलेक्शन। ये कह सकते। ओके, अब आते हैं थिंकिंग वाले पार्ट में, नंबर 2 पर। अभी मैंने आपको पहला पार्ट बताया थिंकिंग का, एक सिंपल टास्क दिया मैंने आपको। दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, और दूसरा पार्ट है कि आप प्रायोरिटी किसे देते हैं। व्हाट इज योर प्रायोरिटी नाउ डेज? ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे अभी कुछ लोग क्लास कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी कुछ लोगों की है कि वो लेक्चर सुन रहे हैं या बातें सुन रहे हैं और पूरा ध्यान दे रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि वो गार्डन में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ ये कर रहे हैं, या फ्रेंड्स के साथ बातें करके क्लास कर रहे हैं। देखो, मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है या और कुछ काम हो सकता है। सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन यू पर्सनली, मैं आपको एक जनरल दे रहा हूँ कि यहाँ पर प्रायोरिटी सेट हो रही है। एक कैंडिडेट इस क्लास में बैठ के इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा है, नोटिंग कर रहा है, और दूसरा कैंडिडेट किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा, लेकिन प्रायोरिटी तो सेट होगी उसकी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक उसे प्रायोरिटी वाइज काम कर रहा है इंटरव्यू को लेकर, और दूसरा कर नहीं पा रहा है। अब उसकी वजह उसे पता है, लेकिन अल्टीमेटली इंटरव्यू का जो डेट है वो हमारे सामने आएगा, उसके कोई चेंजेस नहीं होंगे, और हम रीजन नहीं दे सकते हैं, हमें इंटरव्यू देना है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बात, और अभी हाल में ही ये हुआ था। एक मैडम थी इंटरव्यू के लिए, कैंडिडेट। तो उनका इंटरव्यू, उन्होंने क्लास वगैरह हो गई, इंटरव्यू दे दिया मेरे सामने आकर उन्होंने। तो उनका इंटरव्यू उनका अच्छा नहीं हुआ, मॉक इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही। तो मैंने कहा कि आप सही बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए। तो उनके बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं जॉब करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही। तो मैंने कहा कि देखिए, आपको 1 महीने बाद इंटरव्यू देने जाना है, और अगर आपने 1 महीने के लिए, अभी आपके एक बच्चा उनका, उनको पढ़ता नहीं है ऐसा उन्हें लगता है, और वो उसकी पढ़ाई के लिए वो काम कर, मतलब 1.5-2 घंटे उसके लिए देती हो। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने अगले 1 महीने अपने बच्चे के प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान नहीं देकर अगर अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे दिया, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर डायलेमा क्या आ जाता है कि वो मदर है,
तो उनके मन में डायलेमा आ जाता है कि मुझे बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खुद की तरफ देना चाहिए। देखो, डायलेमा ये नहीं है। अगले 1 महीने की बात करेंगे, तो अगले 1 महीने में अगर उन्होंने बच्चे की प्रिपरेशन नहीं कराई, मतलब उसकी पढ़ाई नहीं कराई, तो बच्चे का कोई मेजर नुकसान नहीं होगा। वो बच्चा 7th स्टैंडर्ड में था, तो 1 महीने अगर ये मदर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगी, तो उसका बहुत ज्यादा ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर इन्होंने अपने इंटरव्यू पर ध्यान नहीं दिया अगले 1 महीने के लिए, तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। सो ये जो बात है, ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर इमोशनल नहीं होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। अब एज अ मदर वो इमोशनली डिसीजन ले रही थी, और एज अ टीचर मैं उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता। तो ये जब वहां पर क्लियर हो जाता है, वहां पर रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम लॉन्ग टर्म में वो बच्चे की 1 महीने बाद भी लगातार मदद कर सकते हैं, उसके बाद वो फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू का जो समय है उनका, ये अभी वापस नहीं आएगा, या बहुत मेहनत के बाद इंटरव्यू कॉल आता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो है, ये वहां पर अंडरस्टैंड करिए। इन दिनों में आप फोकस करिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या सेट हो गई है। ये भी एक प्रिपरेशन का पार्ट। ओके, एक कैंडिडेट मुझे, अपने क्लास का कैंडिडेट, उसने कहा कि सर मैं कल की क्लास नहीं ले पाऊँ। तो मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि सर रेलवे स्टेशन पे जाना। मैंने कहा रेलवे स्टेशन पे क्यों जाना है? तो उसने कहा कि गांव से फ्रेंड आ रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारे फ्रेंड की उम्र क्या है? तो उसने कहा सर 24 साल। तो मैंने कहा कि 24 साल का तुम्हारा फ्रेंड कहीं पर गुम नहीं होगा। उसे आप अभी एड्रेस भेज दो, उसे पूरे डिटेल्स बता दो, कैसे ऑटो से या कैब से आना है बता दो, कहाँ से कैब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब बता दो। वो अपने आप आ जाएगा। अगर 5 साल का बच्चा आ रहा है तो फिर आपको लेने जाना पड़ेगा, आपकी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं उस तरीके से होगी। लेकिन आपका 24 साल का फ्रेंड आ रहा है, तो उसे आप बता दो कि मेरी क्लास है और क्लास के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो दूसरे दिन वो क्लास नहीं आया। सोल्यूशन दे दिया था मैंने, लेकिन दूसरे दिन क्लास नहीं आया। उसने कहा कि सर मैं अगले बैच में कर लूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो उतनी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसे अगले बैच में करेंगे, कि चलो अगले बैच में करो, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लेकिन उसकी प्रायोरिटी तो कहीं ना कहीं मिस होगी ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो बातें हैं, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो लड़का अगली बार तो कर लेगा। देखो, ये बात तो सही है, लेकिन अल्टीमेटली उस कैंडिडेट को वो सीरियसनेस और उसका जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, 100 लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं, 100 लोग सभी होशियार हैं, ऑल आर गुड, लेकिन उसमें से 30 लोग आगे जा रहे हैं, वो इन्हीं छोटी छोटी वजह से आगे निकल जाते हैं। सो इन दिनों में आप सिर्फ प्रिपरेशन मत करो, कंप्लीट और बैलेंस प्रिपरेशन करो। क्योंकि जब सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं तो वो कंपटीशन में आने वाला पार्ट हो जाता है। और जब आप बैलेंस प्रिपरेशन करके छोटे छोटे फैक्टर्स जब आप ध्यान में देते हो, तब जाकर आपका नंबर पहले 2 3 में 4 में आ जाता है। ये सब उसे अंडरस्टैंड करना है। और मेडल जो है वो पहले 3 लोगों को मिलता है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, शायद आपके लिए यूजफुल रहेगी। देखिए, एक कंपटीशन है दौड़ने का, उसमें 4 लोग दौड़ रहे हैं, मेडल 3 है। चारों लोग अच्छे दौड़ने वाले हैं, चारों लोग पूरा बाजी लगाकर दौड़ रहे हैं। और उसमें से एक जो मेंबर है, एक जो कॉन्टेस्टेंट है, उसके मन में आया कि स्टैंड में उसकी मदर है, देख रही है उसे दौड़ते हुए। तो 1 सेकंड के लिए उसके मन में आया कि एक बार मैं मदर को देख लेता हूँ, वो कितना मेरी तरफ देख रही होगी। तो उसने 1 सेकंड के लिए मदर को देखा, उसका दौड़ने पर ध्यान हट गया, और पहले 3 लोगों को जो मेडल मिले उसमें ये नहीं थे, ये चौथे नंबर पे है। 1 सेकंड की, अंडरस्टैंड करो इस डायलेमा को। क्या मदर की तरफ देखना गलत है? देखो, यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी मदर ने भी कहा होगा कि उस समय तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए था, उस समय तुम्हें फिनिशिंग लाइन की तरफ देखना चाहिए था। और फिनिशिंग लाइन पर पहुंच के मेडल हाथ में लेके अगर मेरी तरफ देखते, तो वो ज्यादा सही डिसीजन होता। सो ये जो प्रायोरिटी है, उस समय उसकी प्रायोरिटी वो फिनिशिंग लाइन होनी चाहिए थी।
ना कि स्टैंड में बैठी हुई उसकी मदर। तो ये जो इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। ये आपके सामने भी हो सकते हैं, आपके इसमें भी हो सकते हैं, तो उसे थोड़ा सा प्रायोरिटीज कर लीजिए। अगर गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ टेंशन होती है, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि इसे कैसे मैनेज करें। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग अभी और एग्जाम्पल में नहीं जाते, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके कंटेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं कि आपको किस तरीके से कंटेंट तैयार करना है। अच्छा, कंटेंट से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के बारे में बताता हूँ। आपको जो प्रैक्टिस करना है वो क्या करना है। हम प्रैक्टिस की बात तीसरी बार कर रहे हैं, टीचर के बाद, फ्रेंड्स के साथ, फिर उसके बाद सेल्फ। सेल्फ प्रैक्टिस में दो एस्पेक्ट, एक मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस, आप सभी लोगों को आज से एक 5 मिनट की मिरर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके आई कांटेक्ट ये थोड़ा सा और बेटर हो जाएंगे और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाए। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे देखो कि आज बताया है तो आज और कल में थोड़ा सा मिरर प्रैक्टिस करके देखेंगे, फिर उन्हें अजीब लगेगा मिरर के सामने जाकर, उन्हें लगेगा कि कुछ पता ही नहीं चला इसका क्या हो रहा है। फिर 2 दिन बाद कहेंगे कि नहीं नहीं उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बंद कर दे। ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपको एक 5 मिनट की मिरर प्रैक्टिस करने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। और जैसे अगर आप देखिए, बहुत बार क्या हो जाता है कि व्हेन कैंडिडेट इज रीचिंग एट इंटरव्यू लेवल, और अगर वो कहीं जॉब में है, कुछ है, तो उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मतलब अब मुझे ये सब बच्चों वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। देखो, आप एग्जाम में जा रहे हो, आपको जीरो पे लाके बेसिक से सोचना चाहिए, सिंपल बात। तो ये जो है, आप बेसिक से स्टार्ट करो, आपका काम और बेटर तरीके से हो जाएगा। आप राष्ट्रपति भी बन गए, प्रेसिडेंट भी बन गए ना, तब भी आपको मिरर प्रैक्टिस करनी पड़ती। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी भाषण देने से पहले मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करनी होती है और फिर जनता के सामने जाना होता है। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो एक कहीं ना कहीं स्पेशल व्यक्ति है जिसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड किया जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भाषण कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड किया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से बोला। आप लोगों का इंटरव्यू है, आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड की जाने वाली है, क्या इस जॉब के लिए सुटेबल है, और ये देखा जा रहा है। पहले अपने आप को देखो, और फिर ये सब करते हुए जब आप मॉक इंटरव्यू में आएंगे ये सब करने के बाद, तो फिर मैं आपको देख लूंगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है। वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप करो, आसान रहेगा। दूसरी बात, नंबर टू। नंबर टू में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो सेल्फ मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस है, आपकी सेल्फ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस। देखो, ये सेल्फ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस क्या है। आपको अपने रूम में, अपने घर में, अपने चेयर में बैठना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है और अपने आप से आंसर करना है। ऐसा क्यों करना है? इस क्लास में जितने लोग हैं, उनमें से आधे लोगों में प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें पता है बहुत सारी चीजें, लेकिन हम बता नहीं पाते। कुछ लोग उसे नाम देते हैं हेजिटेशन, कुछ लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस, कुछ लोग कहते हैं फ्लो, कुछ लोग और कुछ इश्यूज होते हैं। इसका मतलब हमें पता है बहुत सारी चीजें, लेकिन बताने में दिक्कत आती है, या उस तरीके से नहीं बता सकते कि जितना हमें अच्छे से मार्क्स मिले। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन? अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो उसे यूज करो, अगर नहीं है तो ये सेल्फ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस आज से स्टार्ट। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है, उसके लिए बता दूं कि आपको चेयर में बैठना है, कोई और नहीं है आसपास में, आप अकेले हो, और अपने आप से क्वेश्चन करना है और अपने आप से आंसर करना है। कौन से क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन। वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस सर्विस, आप इसमें क्यों आना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताइए, अपने कॉलेज के बारे में बताइए। और ये सब बेसिक जो क्वेश्चंस है, चाहे वो बायोडाटा के हैं, चाहे वो और कोई है। सपोज आप दिल्ली से हो, तो आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि चलो दिल्ली के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए कि आपको दिल्ली के बारे में क्या 1 मिनट में बताना आ रहा है, या कुछ वहां पर बहुत बेसिक इसको लेकर आ रहा है कि आपको बताने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये सभी चीजें इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके। अच्छा, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपके और जो आपका कंटेंट डेवलपमेंट है,
उसके बारे में बात करते हैं। ओके। अच्छा, ये जो कंटेंट डेवलपमेंट है, ये मैं आपको, अच्छा ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की ये जो क्लास है, अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत आती है, आपके पास टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो ये जो क्लास है ये मैं आपको ये कर दूंगा, क्योंकि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे। हम हर क्लास रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन ये क्लास मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा अगर आपका कोई मिस हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था। तो ये सब तो बाकी सभी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं होती है, आपकी सभी क्लासेस ऑनलाइन लाइव ही चलेंगी, लेकिन अगर मिस हुआ है कुछ लोगों का, तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके लिए। राइट। ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि आपकी जो कंटेंट डेवलपमेंट है उसे कैसे करना है। देखिए, आपके कंटेंट डेवलपमेंट में तीन पार्ट है। देर आर थ्री थिंग्स। एक है न्यूज़पेपर, एक है न्यूज़पेपर रीडिंग, दूसरा है वेबसाइट के द्वारा जो तैयार किया जाए कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट है, और तीसरा है आपका ग्रेजुएशन और पीजी वाला जो पार्ट है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो हमने देखा कि न्यूज़पेपर रीडिंग, आप में से हो सकता है कि कुछ लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सो नाउ सी, आपका जो न्यूज़पेपर रीडिंग है ये आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि न्यूज़पेपर का जो रीडिंग है वो सिर्फ आईएएस जैसे या पीसीएस जैसे इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे अंडरस्टैंड करो कि आईएएस और पीसीएस के इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब उसके लिए 2-2.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें हमें 45 मिनट्स टू 1 आवर पढ़ना होगा। एटलीस्ट 45 मिनट्स का न्यूज़पेपर रीडिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूज़पेपर में क्या करना है, न्यूज़पेपर में किस चीज को फोकस करना है। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर है, न्यूज़पेपर में आपके जो बायोडाटा से रिलेटेड टॉपिक्स है, वॉट एवर इज रिलेटेड टू योर बायोडाटा, फोकस ऑन दैट पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा ये सुनने के बाद कि बायोडाटा मतलब क्या है। जैसे देखिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज को पढ़ना है। आप अभी जॉब करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के बारे जो न्यूज आती है वो पढ़ना है। आपका एजुकेशन हुआ है बैंगलोर से, तो बैंगलोर की कुछ न्यूज पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। इस तरीके से आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी है क्रिकेट, तो क्रिकेट की न्यूज पढ़ना। आपका ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड न्यूज पढ़ना है। इस तरीके से जब आप अपने बायोडाटा में देखोगे कि मेरे बायोडाटा में ये मेंशन है, तो उससे रिलेटेड आपको न्यूज पढ़ना है। सपोज मेरा इंटरव्यू है एजुकेशन के फील्ड का, तो मैंने एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज को फोकस किया। अगर मेरा इंटरव्यू है टेक्निकल फील्ड का, तो मैंने टेक्निकल वाले पार्ट को फोकस किया। तो इस तरीके से कैंडिडेट को अपने इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, क्वालिफिकेशन, हॉबीज, आपकी प्लेस, इन सब के आधार पर रेड पेन ले लो हाथ में, और रेड पेन लेकर न्यूज़पेपर में मार्क करो कि दीज न्यूज आर रिलेटेड टू मी। ये न्यूज मेरे से रिलेटेड है, और इस वजह से मेरे इंटरव्यू में इसके बारे में बातचीत हो सकती है। ये एक पार्ट हो गया। नंबर 2, इसमें दूसरी बात ये है कि आप जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं, जैसे देखिए कि देश के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कोई बात अगर वहां पर सरकार द्वारा नहीं लाई जाती है, जो पूरे देशवासियों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके न्यूज के बारे में भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि हो क्या रहा है, या किस तरीके से वहां पर हो रहा है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये जब हम करेंगे, इसका कोई एक पर्टिकुलर, एक ही डायरेक्शन नहीं है कि यही पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा कि जो न्यूज हमसे कनेक्टेड है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रायोरिटी वाइज। तो ये एक गाइडलाइन है। और ये सब करने में आपको कितना समय लगेगा? 45 मिनट्स लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है। इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं,
यू शुड गो फॉर द एडिटोरियल्स, जो संपादकीय होते हैं उसको पढ़िए, न्यूज को पढ़िए, और जो आर्टिकल्स होते हैं यू कैन अवॉइड दैट आर्टिकल्स, यू कैन अवॉइड दीज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब जो किसी एक्सपर्ट्स ने लिखे होते हैं, कुछ पर्सनल ओपिनियन होते हैं उनके, जैसे कि रिटायर्ड जज है या और कोई नीति आयोग के एक्स सीईओ है या और कोई है, तो उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं ये इनके पर्सनल ओपिनियन, दे आर द पर्सनल ओपिनियन ऑफ दिस एक्सपर्ट्स। तो अभी इन एक्सपर्ट्स के पर्सनल ओपिनियन पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम इंटरव्यू के स्टेज में हैं, और इंटरव्यू के स्टेज में जब आप जाते हो आपके पास टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, और आपके पास बहुत सारी आपको तैयारी करनी होती है, बायोटेक की भी तैयारी करनी है, करंट इवेंट्स भी पढ़ना है, देन आपके सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, और बहुत सारी चीजें करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो जब इतनी सारी बातें करनी होती है तो उसमें हम पूरा का पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, और कुछ चीजों को स्किप करना पड़ेगा, तो दूसरों के ओपिनियन को स्किप कर देते हैं। और एडिटोरियल का अगर हम पढ़ेंगे और अपने खुद के ओपिनियन भी बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। इस तरीके से उसे देखना चाहिए। दूसरा फैक्टर ये है कि जैसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रशिया और यूक्रेन का वॉर है, अब रशिया यूक्रेन के वॉर के ऊपर कितने आर्टिकल्स आएंगे? बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं ऑलरेडी, और इसके बाद भी आएंगे। तो एक रशिया यूक्रेन के ऊपर अगर हम 25 आर्टिकल पढ़ लेंगे तो ये बैलेंस प्रिपरेशन कैसे? राइट, हम 25 आर्टिकल नहीं पढ़ सकते हैं रशिया यूक्रेन के बारे में, एक या दो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इंटरव्यू के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, क्लास में भी हो जाएगा कि कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ये धीरे धीरे आपकी जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वो होगा। मैं आपको क्लास के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में बता देता हूँ कि आज की जो क्लास है वो हाउ टू प्रिपेयर है, कल की जो क्लास है हाउ टू प्रेजेंट है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, और क्या क्या उसमें करना है और क्या नहीं करना है, कैंडिडेट जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, और इंटरव्यू बोर्ड उनके मार्क्स कट कब करता है, उन्हें मार्क्स देता कब है। देन उसके बाद हम लोग जाएंगे जो आपके बायोडाटा के क्वेश्चंस, कि आपके बायोडाटा को लेकर कौन से क्वेश्चंस होंगे, बायोडाटा की प्रिपरेशन कैसे करनी है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क, एंड हाउ टू डील विद दोज क्वेश्चंस। ये सब हमें देखना है। इसकी हम 2 क्लासेस करेंगे, और इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं हुआ है तो हम लोग उसे अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, जो आपका पर्सनल क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे करंट टॉपिक्स में, आंसर फॉर्मेटिंग वाले सेशन, कि हमें आंसर को कैसे फोकस करना है, किस टॉपिक को तैयार करना है, कितने हद तक तैयार करना है, ये सब हम वहां पर उन 2 क्लास में देखेंगे। और फिर हम जाएंगे आपके स्पेशलाइज क्लास में, जो आपका इंटरव्यू है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स और क्वेश्चंस है उसकी हम तैयारी करेंगे। तो आपके इस तरीके से लेक्चर्स होंगे। जो जो आपका इंटरव्यू है उससे रिलेटेड आपको लेक्चर प्लान आपके पास गया होगा, नहीं गया तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर आपको लेक्चर्स कैसे होंगे इसका आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे, और उसके क्लैरिटी मिल जाएंगी। तो कौन से लेक्चर्स होने वाले हैं ये सभी आपको क्लास स्टार्ट होते हुए आपको पता है या पता होना चाहिए। इसके लिए आप मैसेज कर दीजिए कि कैसे कैसे क्लासेस होंगे और क्या क्या होगा, वो सभी क्लियर है। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग में, जैसे कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी, कि हम न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ रहे हैं और हमने यूट्यूब के वीडियो से अगर हमने करंट अफेयर्स तैयार कर लिए तो उससे हो जाएगा या नहीं होगा? तो बेसिकली देखो कि इसका आंसर है सिर्फ वीडियो से नहीं होगा, क्योंकि जो वीडियो है वो एक जनरल वीडियो बनाया हुआ है, सभी लोगों के लिए बना है। और ये जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ रहे हैं उसे मार्क करके अपनी काम की चीजें निकालनी है और उस पर फोकस करना है। तो आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो? फिर प्रैक्टिकली आप ये कर सकते हो कि आपने न्यूज़पेपर में अपने से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो निकाल लिए, और यूट्यूब का जो भी वीडियो है आपके पास 15 मिनट का, 20 मिनट का, उसे आपने सुन लिया। ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, 45 मिनट्स न्यूज़पेपर रीडिंग, 15 मिनट का कोई वीडियो। इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो ये जो है ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपके मन में पहले, कि मुझे करना क्या और किस तरीके से करना और किस टाइम पे करना है ये सब चीज। तो अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए आज से लेकर, कि उसे कैसे करेंगे और क्या करेंगे। ओके, नाउ न्यूज़पेपर में हमें 3 बातें चाहिए होती है। एक,
कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए न्यूज़पेपर से कि ये कहाँ हुआ, क्या हुआ, कि व्हाट हैपन, वेयर इट हैपन, हाउ इट हैपन। अब हाउ इट हैपन, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, ये जब हम देखते हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात आती है। और तीसरा जो फैक्टर है, सही शब्दों का चुनाव, यूजिंग द राइट वर्ड्स, चूज द राइट वर्ड्स। आपको अगर इंटरव्यू में आगे जाना है बाकी लोगों से, आपके पास एक अच्छे वर्ड्स होने चाहिए। अच्छे वर्ड्स मतलब वो न्यूज़पेपर में ही मिलते हैं। जैसे कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड, उससे रिलेवेंट वर्ड्स होते हैं, सही वर्ड्स में वो न्यूज़ होती है। तो उसे अपने तरीके से समझना है, लेकिन बताते हुए उन वर्ड्स को कैरी करना। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके लिए कोई एक आंसर नहीं है। कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन नेशनल लेवल का है उसे आप पढ़ लीजिए। क्योंकि नेशनल लेवल के न्यूज़ में वो पूरा कवरेज अच्छा होता है, और इस वजह से यू कैन रीड एनी न्यूज़पेपर विच इज अवेलेबल विथ यू एट नेशनल लेवल, राइट? तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एक ही न्यूज़पेपर का कोई सजेशन नहीं है। ओके, जो आपको समझ में आता है, जो आपके पास अवेलेबल है और नेशनल लेवल पर है, उसमें पढ़ लीजिए। ओके, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं आफ्टर न्यूज़पेपर एक बात, कि आपको जो ऑनलाइन कंटेंट तैयार करना है, वेबसाइट से कंटेंट तैयार करना है, उसमें एक दो बातें मैं आपको बताता हूँ। एक, कि जो यूट्यूब के वीडियोस और बाकी सब ऑनलाइन कंटेंट है, उसे लिमिट कर दीजिए। उसे लिमिट कर दीजिए। अगर आप दिन में 10 वीडियो देखते हैं तो 2 ही देख लीजिए। अगर आप 25 देखते हैं तो 5 ही देख लीजिए। इतने उसे रिड्यूस करना है। उसे रिड्यूस क्यों करना है, देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियोस देख के काम हो नहीं रहा है। उससे टेंशन बढ़ती है, कभी कभी कंपैरिजन करने लग जाते हैं, किसी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, किसी का कंफ्यूजन वहां पर पहले थोड़ा था और वीडियोस देखने के बाद और ज्यादा हो गया। क्योंकि जो 10 वीडियोस अगर हम देखते हैं तो उसमें काम का एक या दो होते हैं, और बाकी के 8 हमें बिना मतलब के देखने पड़ते हैं। तो ये रिड्यूस कर लीजिए, अपना टाइम वहां पर कम कर लीजिए इसका, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका फोकस औरों की तरफ चला जाता है, कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो कैसे बोल रहा है। अब देखना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं ऐसे कैसे सॉर्ट आउट करूँ। और ये जब आप अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी तैयारी सही तरीके से होना स्टार्ट हो। सो फॉर अ बेटर प्रिपरेशन यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन अदर्स। इस वजह से मैंने आपको वीडियोस कम करने के लिए कहा। दूसरी बात, कि जो आप वीडियोस देखते हो वो बहुत बार फिनिश्ड वीडियोस होते हैं। फिनिश वीडियोस मतलब कि जो वीडियो अच्छे बनते हैं वो जनरली अपलोड किए जाते हैं। और जो कैंडिडेट होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक वीडियो है, वो उस लड़की का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। उस लड़की ने क्लास अपने पास की है, करियर क्वेस्ट में क्लास की है, लेकिन उसका वीडियो जो है इंटरव्यू का, वो किसी दूसरे कोचिंग में ये किया है। वहां पर भी उसने किया है, लेकिन वहां पर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया प्रॉपर तरीके से और उसे वेबसाइट पे अपलोड कर लिया, यूट्यूब पर। अब उसका वीडियो 2 करोड़ लोगों ने देखा हुआ है कम से कम। उस लड़की ने जो रेगुलर इंटरव्यू की क्लासेस की है वो करियर क्वेस्ट में की है, अपने यहाँ पर की है। हमने उसका कोई वीडियो नहीं डाला है। अब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रही है, उस वीडियो में अच्छा ही दे रही है। लेकिन जब उसने शुरुआत की थी क्लास में, वो मेरे सामने शुरुआत की है फर्स्ट डे से, तो अगर आप पहले उसके क्वेरीज देखेंगे, कंफ्यूजन देखेंगे, जो टेंशन देखेंगे, वो सिमिलर है। हो सकता है कि आपके ही ऐसे कुछ टेंशन और इश्यूज होंगे। तो ये जो है, कि अगर हम पहले दिन तैयारी से पहले अगर हम कैंडिडेट से इस तरीके से कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि ये लड़की तो बोल रही है, फिर मुझे किस तरीके से होगा, तो ये अननेसेसरी है। उसके लिए जो काम करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा पहले। ओके, तो क्या वीडियो का कुछ फायदा नहीं होता है, ऐसे मैं कह रहा हूँ? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। वीडियो से हमें कुछ फायदा होता है, लेकिन सब कुछ वीडियो से ही होगा, ये आई एम नॉट
एग्रीइंग विद दैट, और इस वजह से आप उसको रिड्यूस करो। अब एक बात बता दो, अगर आप 5 वीडियो देख रहे हो दिन में, सपोज आप 5 वीडियो देख रहे हो, तो एक ही टाइप के 5 वीडियो मत देखो, 5 अलग अलग टाइप के वीडियो देखो। एक किसी कैंडिडेट का वीडियो, दूसरा किसी टीचर का वीडियो, तीसरा किसी एक्सपर्ट का वीडियो, एक्सपर्ट मतलब उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर, चौथा किसी और व्यक्ति का, और पांचवा किसी मोटिवेशनल टाइप का वीडियो। ऐसे अगर आप एक 4-5 वीडियोस देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर हम पूरा दिन में सिर्फ कैंडिडेट की वीडियो देख रहे हैं कि इस कैंडिडेट ने इंटरव्यू कैसे दिया, उस कैंडिडेट ने कैसे इंटरव्यू दिया, तो एक ही टाइप बार बार हो रहा है, उससे बेनिफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो गेट मैक्सिमम बेनिफिट बाय वॉचिंग वैरायटी ऑफ वीडियो, मीन्स वेरियस टाइप ऑफ वीडियोस। अगर आप 5 वीडियो देख रहे हो, 4 वीडियो देख रहे हो, ओके। और एक बात बताता हूँ कि जहां पर आपका इंटरव्यू है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट को डेली विजिट करना स्टार्ट करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो, जहां पर आपको जॉब करने के लिए आपने अप्लाई किया है, उसकी जो वेबसाइट है वो रेगुलर 15 से 20 मिनट देखना स्टार्ट कर दो आज से। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि जहां पर आपको जाना है पहले वर्चुअल एंट्री तो करो उसमें। जैसे सपोज आपको कहीं पर घूमने जाना है, केरला घूमने जाना है आज से 15 दिन बाद, तो आप केरला घूमने जाने वाले हो, तो आप 15 दिन तक बहुत बार आप केरला की वेबसाइट देखते हो, वहाँ टूरिज्म की वेबसाइट देखते हो, वहाँ के कुछ वीडियोस देखते हैं या वहां से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यों करते हैं आप? ताकि केरला के बारे में पता चले, वहां पर क्या करना है, वहां पर कहाँ रहना है, किस तरीके से करना है, ये सब आपको आइडिया हो जाए। और ये भी पता कर लेंगे कि केरला जा रहे हैं तो हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, मतलब ये देख के आना चाहिए। ये सब आपको जानकारी वेबसाइट से मिल रही। तो पहले आप केरला एक्चुअल में नहीं जाते, पहले वर्चुअली जाते, पहले वेबसाइट से एंट्री करते हैं, और फिर जब आप एक्चुअल चले जाते हैं तो आपको थोड़ा सा और बेटर पता चल जाता है। देखो इस बात को अंडरस्टैंड करिए कि जब आप इंटरव्यू देने चले जाएंगे, और इंटरव्यू देने जब जाएंगे, अगर आप रेगुलर वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को समझना स्टार्ट कर देते हो आप। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठोगे जाकर, वो जो इंटरव्यू पैनल है, उसे अपने आप समझ में आ जाता है कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप बाकी लोगों से कैसे अलग है। उसे एक दो बात से पता चल जाता है कि आपने कुछ अलग किया हुआ, सिर्फ रट रट के तैयारी करके नहीं आए। यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलेगा। एंड सो डू दिस थिंग पर्टिकुलरली। और जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऑर्गेनाइजेशन की, उसे देख लीजिए। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और एक डिस्कशन में। ये है आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर, कि आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, उसे कैसे तैयार करना और क्या तैयार करना। ओके, जैसा कि हमने कहा कि पूरा ग्रेजुएशन अगर तैयार करना होगा तो ये पॉसिबल नहीं है 15-20 दिनों में, 1 महीने में हम पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ तैयार करके जाएंगे। ऐसा तो कोई मतलब महान व्यक्ति कर सकता है, कैंडिडेट नहीं कर सकता है। अगर किसी ने वहां पर कहा कि मैं कुछ भी पढ़ के नहीं जाऊंगा, ग्रेजुएशन को देख लेंगे जो क्वेश्चन आते हो, ये भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। देखो, तो प्रैक्टिकल क्या वे है, मैं आपको एक वे सजेस्ट करता हूँ, आप देखना उसे किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो। आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है कोई, या पीजी का सब्जेक्ट है, तो इसे आप सब्जेक्ट तैयार करना है तो 4 कैटेगरीज में करो। पहला, ये आपका फेवरेट या इजी टॉपिक्स। आपके ग्रेजुएशन और पीजी में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके फेवरेट होंगे या इजी आपको लगते होंगे, ये होगा। ऐसे 2 टॉपिक आप चूज करो। फिर उसके बाद दूसरा, कि करंट में अभी क्या चल रहा है आपकी ग्रेजुएशन पीजी को लेकर। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? न्यूज़पेपर में मिलेगा, करंट टॉपिक्स, कि आपके ग्रेजुएशन से लेकर पीजी से लेकर क्या चल रहा है, अभी चर्चा में क्या है इन दिनों में। नंबर 3,
आप जब मेरे सामने मॉक इंटरव्यू के लिए आएंगे या और कहीं पर आप मॉक इंटरव्यू देंगे, वहां से आपको 2-3 टॉपिक मिलेंगे कि जो आपके ग्रेजुएशन और पीजी से संबंधित। और उसके बाद प्रीवियस ईयर में देखो कि पहले जो इंटरव्यूज हुए थे उसमें उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे। ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये आपको इंटरनेट पर यहाँ वहाँ आपको मिल जाएंगे, कुछ ग्रुप्स में मिलेंगे, कुछ टेलीग्राम या और किसी ग्रुप में मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाले कुछ क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, टॉपिक्स ले सकते हैं। मॉक इंटरव्यू वाले आपको टॉपिक्स आप तैयार करेंगे। देन करंट न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स दिख रहे हैं उसे तैयार करेंगे जो आपके ग्रेजुएशन पीजी से कनेक्टेड है। और फिर आपके जो फेवरेट इजी टॉपिक जैसे हैं वो कुछ तैयार करेंगे। तो आपके पास टोटल टॉपिक में भी हो सकता है कि 12-15 टॉपिक्स आप तैयार करके जाए। ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरव्यू के लिए कितने दिन बचे हुए। अगर आपकी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है तो आप आराम से 12-15 टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। अगर जैसे कि कोई कैंडिडेट होता है, उसकी इंटरव्यू की डेट डिक्लेयर होती है और मान के चलो 8 दिन के बाद इंटरव्यू, एक जनरल सोच के चलो, तो 8 दिन में कितने टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं? 5-6 तैयार कर सकते हैं। तो 5-6 के बियॉन्ड तो कर नहीं सकते हैं। तो हमें इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे इंटरव्यू के लिए 8 दिन बचे हुए तो मैं 5-6 तैयार कर सकता हूँ। अगर मेरे इंटरव्यू की डेट नहीं आई तो 10-12 तैयार कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 15 कर लूंगा तैयार। लेकिन इसके बियॉन्ड तो नहीं कर सकते ना। अगर हमने 50 टॉपिक के बारे में सोचा कि ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे, तो एक बात देखो, सिंपल प्रेशर लेने वाली बात है, टेंशन लेने वाली बात है, इसका कोई फायदा होगा नहीं। अननेसेसरी प्रेशर लेकर इंटरव्यू खराब हो जाता है लोगों का। पूरी तैयारी तो होगी नहीं। तो ये हमें मैनेज करना होता है। जैसे कल की जो क्लास में हम देखेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 10-12-15 टॉपिक तैयार करो, तो कल की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इन टॉपिक्स के साथ हम कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन तो इसके बाहर भी आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि इन्हीं 13-14 टॉपिक्स में ही आएंगे, इसके बाहर भी आ सकते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो हमें कैसे मैनेज करना है, और इन टॉपिक्स को हमें कैसे लाके खड़ा करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग का या टेक्निक का पार्ट है। ये एक बहुत बेसिक पार्ट है, वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें बचा लेते इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो हमें कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जो अभी हमने डिस्कस किया पिछले 1.5-2 घंटे में। वो स्ट्रैटेजी अगर आप उस तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं है इंटरव्यू। मैं थोड़ा सा एक आपको 2 मिनट में एक स्टोरी बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा टेंशन होता है कैंडिडेट को। देखिए, है तो इंटरेस्टिंग है स्टोरी, और फिर आप जब अपने आप से रिलेट करके देखेंगे तो आपको यूजफुल लगेगी वो। ये एक रूम है, ये एक रूम है, और इस रूम में एक एनिमल रखा हुआ है। एनिमल, इसका अभी नाम नहीं पता है हमें इस एनिमल। अब यहाँ पर हमने कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3, हमने इन 3 कैंडिडेट्स को ये काम दिया कि इस कमरे में जाना है और वहां पर इस एनिमल को देखना है, और एनिमल को देखकर आप बाहर आएंगे तो आपको दुनिया को बताना है कि आपने अंदर क्या देखा। वेरी सिंपल। ऑल द 3 कैंडिडेट्स विल गो इनसाइड, they will take the experience and they will come out and will tell the world कि उन्होंने अंदर क्या देखा। अब ये जो बात है, सिंपल बात है, देखा जाए तो अंदर जाके एक्सपीरियंस लेके बाहर आना और वीडियो बनाना है या लोगों को बताना है। तो देखो क्या हुआ, एक पहला कैंडिडेट गया और पहले कैंडिडेट ने 10 मिनट में बाहर आया और उसने बाहर आके बताया कि मतलब अंदर जाके मुझे पहले लग रहा था कि कुछ डायनासोर वगैरह देखने को मिलेगा जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो मैं तो सोच कर गया था कि मुझे डायनासोर दिखाएंगे, लेकिन अंदर जाके मैंने एलिफेंट देखा। मतलब मूड ऑफ हो गया, ऐसा कुछ मजा नहीं आया। चेहरे के एक्सप्रेशन उसके ऐसे ही थे, परेशान वाले। राइट, मतलब दैट कैंडिडेट इज नॉट हैप्पी इनसाइड,
और बाहर आके वो सबको बता रहा है कि कुछ मजा नहीं आया, कुछ मैं सोच के कुछ और गया था, हुआ कुछ और। अब इसे लोगों ने लाइक कर दिया, इस वीडियो को लोगों ने लाइक क्यों किया? क्या उसके चेहरे पर देखकर किया या और कुछ किया? बेसिकली बाहर के लोगों को एनिमल एनिमल पता था, एलिफेंट नहीं पता था। ये पहला बंदा था जिसने बाहर आके बताया कि जो एलिफेंट अंदर जो एनिमल है वो एलिफेंट। सो लोगों को इंफॉर्मेशन मिली कि अंदर एलिफेंट है। लोग पहले तर्क लगा रहे थे कि पता नहीं कौन सा एनिमल होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इसने बाहर आके बता दिया कि एलिफेंट था, लोगों ने उसे लाइक कर दिया, थैंक यू भी कहा। अब दूसरा कैंडिडेट अंदर चला गया, दूसरा कैंडिडेट स्माइल करते हुए बाहर आ गया उसी रूम से, वही एलिफेंट देख। और दूसरा कैंडिडेट बाहर आके बता रहा है कि मैं भी सोच के गया था कि डायनासोर होगा, लेकिन मैंने जो एलिफेंट देखा वो बहुत ही अच्छा एलिफेंट। मतलब आज तक ऐसा एलिफेंट नहीं देखा मैंने। आज तक मैंने जो एलिफेंट देखे थे वो सर्कस वाले देखे, शादी वाले देखे, लेकिन फॉरेस्ट कंडीशन में पहली बार देखा। बहुत ही हेल्दी एलिफेंट। लोगों ने इसे भी लाइक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने पॉजिटिव तरीके से बताया, कुछ नई इंफॉर्मेशन दे दी एलिफेंट के बारे में। अब तीसरा कैंडिडेट अंदर चला गया उसी रूम में, बाहर आ गया 10 मिनट बाद, और वो कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि जब मैं अंदर चला गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फॉरेस्ट में एंट्री कर रहा हूँ। पूरा रूम को उन्होंने फॉरेस्ट की तरह सजाया था, और जो वहां स्टाफ था वो कॉर्डियल था, एक्सपीरियंस था, उनके साथ अच्छा लग रहा था वहां पर जाकर। और जो एलिफेंट था वो फॉरेस्ट कंडीशन में हेल्दी एलिफेंट। अब ये तीसरा जो बता रहा है वो फॉरेस्ट भी बता रहा है, देन उसके बाद स्टाफ के बारे में बता रहा है, और एलिफेंट के बारे में बता रहा है। इसे लोगों ने लाइक कर दिया क्योंकि ये 360 डिग्रीज में बता रहा है, पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आपका भी नंबर है, इसी रूम में जाना है आपको एलिफेंट देखने के लिए, और आपका नंबर चौथा है। अगर आप पहले कैंडिडेट से मिलके चले गए, फर्स्ट कैंडिडेट से, तो आपके मन में क्या चल रहा होगा अंदर जाते हुए? आप सोचिए। अगर आप तीसरे कैंडिडेट से मिलके चले गए अंदर, तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? तो इसमें फर्क आएगा। अगर आप पहले की बात सुन के चले जाते हो और तीसरे की बात सुन के चले जाते हो, तो आपके माइंड सेट में कुछ फर्क आएगा। इसे हम कहेंगे प्रेजुडिस, या पहले से हमारा थॉट बन के जाता है तो उसका इम्पैक्ट होता है। तो इंटरव्यू की क्लास मतलब क्या है? इंटरव्यू की क्लास मतलब है कि जो तीसरा जो कैंडिडेट था, जिसे फॉरेस्ट भी दिख रहा था, देन उसे स्टाफ भी कोऑर्डियल दिख रहा था, और एलिफेंट भी दिख रहा था फॉरेस्ट कंडीशन में, ये देख पाना कैंडिडेट के लिए, ये क्लास में हम लोग करेंगे। कि क्लास इस तरीके से हम लोग ये करेंगे कि वो कैंडिडेट देख पाएगा सभी चीजों में। क्योंकि जब आप उसे देख पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी जाके आप परफॉर्म कर पाएंगे सही तरीके से। सो पहला जो टास्क है, उस प्रोसेस को सही तरीके से समझना और उसे पूरा देख पाना। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो एलिफेंट का एग्जाम्पल क्यों लिया? हमने हॉर्स क्यों नहीं कहा? बेसिकली देखिए कि एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जो बहुत बड़ा होता है, और जब हम एलिफेंट को पकड़ने जाएंगे अगर, तो हम कैच नहीं कर सकते। अगर आप पकड़ने जाएंगे तो एक पैर पकड़ सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं पकड़ सकते। और अगर आपने एलिफेंट को गुस्सा दिलाया है तो उठा के फेंक देगा। मतलब उसे टाइम नहीं लगेगा ना एलिफेंट को परेशान करने के बाद। अगर इंट्री बोर्ड को हम परेशान करते हैं उल्टी सीधी हरकतें करके, तो आउट कर देगा। अगर हम नॉलेज के बेस पर इंटरव्यू को पकड़ने जाएंगे, इफ वी वांट टू कैच द इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू प्रोसेस विद आवर नॉलेज, वी आर नॉट एबल टू कैच। उसे टेक्निक और प्रैक्टिस से कैच करना पड़ेगा। अगर आपको एलिफेंट की राइड करनी है, तो वो सीखना पड़ेगा कि उसके ऊपर जो बैठा होता है बंदा, माहौल, वो क्या टेक्निक यूज कर रहा है और छोटे से डंडी से कैसे मैनेज कर रहा है इतने बड़े एलिफेंट। जिन लोगों को इंटरव्यू देने आता है या वो सीखते हैं, वो ये टेक्निक सीखते हैं, उसका प्रोसेस सीखते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उसी एलिफेंट पर बैठ के सवारी करते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट। वंस यू आर लाइक गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग एंड टेक्निक एंड प्रैक्टिस, देन इट इज इजी टू राइड द एलिफेंट। आप आसानी से कर सकते हैं।
अगर आप ऐसे एनिमल को देखेंगे ना, एलिफेंट को देखेंगे तो बहुत बड़ा लगता है, मैनेजेबल नहीं लगता है। वैसे ही इंटरव्यू होता है कि इंटरव्यू को जब आप देखते हो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो लगता है कि ये कैसे पूरा हो जाएगा, कैसे कर सकते हैं, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरव्यू के टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वही चीज हमें आसान लगेगी। और इसी तरीके से लोग इंटरव्यू को क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। जो लोग इंटरव्यू क्लियर करते हैं अच्छे तरीके से, वो लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। मतलब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया हर कोई पढ़ रहा है, वो लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट पढ़ के जा रहा है। कंप्लीट पढ़ना ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं है। इसे अंडरस्टैंड करो पहले, और फिर आपकी इंटरव्यू की तैयारी वहां से स्टार्ट होगी। सो अगर हमने इन सभी बातों को अंडरस्टैंड किया तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्लास क्या होगी, देन कैसे हम तैयार हो जाएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस कौन सी है, उसे कैसे ठीक करना है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है। ये सब चीजें जब समझ में आ जाएंगी, टेक्निकली समझ में आ जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आसान हो जाएगा। यही हमारी क्लास है, और यही हम लोग 8-10 दिन में पूरा कर लेंगे। बाकी आपके जो मॉक इंटरव्यूज है, ये मॉक इंटरव्यूज आप कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आने वाले 10 दिन में ही पूरा करना है उसे, ऐसा नहीं है। आपकी क्लास लगातार चलेगी, एवरीडे आपकी क्लास होगी, लेकिन आपके जो मॉक इंटरव्यूज हैं वो आप कभी भी कर सकते हो आपके इंटरव्यू से पहले। राइट। तो इस तरीके से आप प्लान करो। और जो लोग वहां पर इस क्लास में अभी कंटिन्यू करेंगे कल से, वो हमें जो ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, या फोन नंबर है ये, तो आप उसे लिख लो, वैसे आपके पास होंगे। 9811299811, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। और 9990840999, ये मेरा नंबर है, संजीव कबीर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, कुछ होता है, तो जैसे ये 9990840999, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मुझे भेज सकते हैं। अगर जैसे आपको एडमिशन और ये सब है कि मॉक इंटरव्यूज या और कुछ वहां पर ये करना है, तो 9811299811, इस पर आप मैसेज, कॉल, कुछ भी कर सकते हैं। राइट। तो ये दो नंबर आपके पास रख लीजिए, आपको काम आ सकते हैं। ओके। तो अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं इस क्लास को लेकर, जो आज का जो पर्पस था हमारा, क्या हाउ टू प्रिपेयर, इसे हम रुक रहे हैं। और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आपकी अगर कुछ क्वेरीज है तो अभी मैं हम लोग कुछ क्वेरीज को देखते हैं और फिर उसके बाद खत्म करते हैं। राइट।